जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आर्मी के बाद अब इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट यूनिफॉर्म में भी किए गए हैं बदलाव। डीआरडीओ को अपने रेल गन वेपन सिस्टम के प्रोग्राम में मिली बड़ी सफलता। एयरफोर्स में अग्निपथ के माध्यम से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10% का रिजर्वेशन अनाउंस्ड। 2035 तक हो पाएगी एयरफोर्स के पास केवल 35 फाइटर स्क्वाड्रंस। और अस्तम मार्क 2 के ट्रायल्स करते हुए पहली वीडियो आई सामने। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हमारी तरफ से विजयदशमी की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। ये एक ऐसा दिन है जो अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आर्मी के बाद अब इंडियन एयरफोर्स भी अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में बदलाव करने जा रही है और अब एयरफोर्स की जो नए पैटर्न वाली कॉम्बैट यूनिफॉर्म है तो उसका खुलासा इंडियन एयरफोर्स चीफ द्वारा 8 अक्टूबर यानी कि शनिवार एयरफोर्स डे वाले दिन किया जाएगा। और ऑफिशियल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक एयरफोर्स की जो नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म है तो इसमें भी डिजिटल कैमोफ्लेज वाला पैटर्न देखने को मिलेगा। और बाकी इसके अलावा शनिवार को एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर करीब 80 हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट में पार्टिसिपेट करने वाले और इस बार न्यूली इंडक्टेड भारत के प्रचंड LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी 3 एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन में फ्लाई पास्ट कंडक्ट करेंगे। और इस बार एयरफोर्स डे की फ्लाई पास्ट चंडीगढ़ में सुखना लेक के ऊपर कंडक्ट की जाएगी। बाकी एयरफोर्स डे से पहले आज मंगलवार को इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने एक एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये भी कहा है कि भारत चीन के साथ किसी तरह का तनाव बढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन हमारी एयरफोर्स पूरी तरीके से अलर्ट पर है। और LAC पर चीन भले ही डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो गया हो, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने चाइनीज एयरफोर्स की हर एक हरकत पर नजर रखी हुई है और जिस तरीके से हमने उन पर नजर बनाई हुई है तो उसे चीन को साफ संदेश भी गया है कि उनकी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी दौरान एक सवाल के जवाब में उनका यह भी कहना था कि जब भी चीन की तरफ से LAC की एयर स्पेस का उल्लंघन हुआ है तो इंडियन एयरफोर्स ने एयर डिफेंस के माध्यम से उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करी है। और साथ में ये भी बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स LAC पर अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रही है और जिसमें नेट सेंटरिंग सर्विलियंस सिस्टम भी इंक्लूड है। बाकी एयरफोर्स के फाइटर स्क्वाड्रंस पर बात करते हुए उनका कहना था कि हमें 42 फाइटर स्क्वाड्रंस की जरूरत रहेगी और अभी हमारे पास 31 स्क्वाड्रंस हैं, जबकि आने वाले वर्षों में MiG-21 बाइसन की 3 स्क्वाड्रंस रिटायर हो जाएंगी और फिर इसके बाद 5 से 10 साल में मिराज, जैगवार और MiG-29 फाइटर्स को भी धीरे धीरे रिटायर किया जाएगा। और हमने हाल ही में रफाल, LCA, LCH और S-400 जैसे एयरक्राफ्ट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को एयरफोर्स में शामिल कर अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाया है। इसके साथ में ये भी बताया गया कि पिछले महीने जो श्रीनगर एयरबेस से MiG-21 बाइसन के स्क्वाड्रन को डीकमीशन कर दिया गया था तो उसके बाद कश्मीर वैली में उनकी जगह MiG-29 UPJ फाइटर्स लेने वाले हैं। यानी कि बात सीधी सी है कि जम्मू कश्मीर के एयर स्पेस को एडवांस कैपेबिलिटीज मिलने वाली हैं। बाकी इसके अलावा थिएटर कमांड पर पूछे गए सवाल के जवाब में इंडियन एयरफोर्स चीफ का साफ कहना था कि इंडियन एयरफोर्स सेनाओं के इंटीग्रेशन के खिलाफ नहीं है, बल्कि थिएटर कमांड के तरीकों और स्ट्रक्चर को लेकर कुछ रिजर्वेशन है और थिएटर कमांड बनाने के लिए 3 से 4 चीजों को जरूर ध्यान रखना चाहिए जो एयरफोर्स के लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि थिएटर कमांड फ्यूचर रेडी होनी चाहिए, यानी कि साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, तो इन सभी के लिए भी तैयार रहे। इसके अलावा जब बात आएगी डिसीजन यानी कि निर्णय लेने की तो ऐसे में जो चेन कमांड है वो छोटी होनी चाहिए। जैसे कि अभी एयरफोर्स में जो डिसीजन मेकिंग चेन है तो उसमें केवल 2 से 3 ही स्टेज हैं, तो ऐसे में थिएटर कमांड के स्ट्रक्चर में भी ये लेवल बढ़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा एयरफोर्स चीफ का ये भी कहना था कि अगर LAC पर चाइनीज एयरफोर्स द्वारा किसी भी एयर स्पेस का उल्लंघन होता है तो हम इंडियन आर्मी की हॉटलाइन का इस्तेमाल करके चाइना से कम्युनिकेट करेंगे। और जब इस दौरान उनसे रशिया यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट होने वाली संभावना पर एयरफोर्स की तैयारी किस तरीके से है तो इस पर कहा गया तो इस पर इंडियन एयरफोर्स चीफ का साफ कहना था कि हम हमेशा ही वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहते हैं। बाकी इसके अलावा आज इंडियन एयरफोर्स में अग्निपथ स्कीम के माध्यम से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10% रिजर्वेशन की अनाउंसमेंट भी की गई है। और इसके साथ उन्होंने इस बात पर भी पूरा विश्वास दिखाया है कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वे हमारे स्पेयर पार्ट्स की किसी भी कमी को दूर करने में सक्षम होंगी। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक DRDO की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ARDE लेबोरेटरी ने 10 मेगाजूल कैपेसिटर पर आधारित एक रेल गन को सफलतापूर्वक डिजाइन और डेवलप किया है और इसे पुणे की फैसिलिटी में इंस्टॉल भी किया गया है। और DRDO की इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस 10 मेगाजूल यानी कि इस 10 MJ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन का डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो अब इसका इस्तेमाल होगा 100 मेगाजूल कैपेसिटर पर आधारित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को डिजाइन, डेवलप और इंस्टॉल करने के लिए। और जो इस 100 मेगाजूल वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन होगी तो ये 18 किलोग्राम के प्रोजेक्टाइल को 2000 मीटर पर सेकंड यानी कि 7200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लॉन्च करने में सक्षम होगी। ये रेलगन्स 155 mm तक के बड़े साइज के कैलिबर तक के लिए सूटेबल होंगी और इन्हें करीब 100 से 400 किलोमीटर तक की रेंज तक डेवलप किया जाएगा और टेस्ट फायर भी किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि रेंज के मामले में जो कन्वेंशनल गन्स और मिसाइल्स के बीच में जो एक गैप है उसको ये रेल गन फिल करेगी। इतना ही नहीं बल्कि DRDO के इस रेल गन सिस्टम में
मल्टी शॉट, ट्रेवर्स और एलिवेशन कैपेबिलिटीज भी दी जाएंगी ताकि इसे फील्ड पर इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सके। और हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन वेपन सिस्टम के डेवलपमेंट के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस को बैटलफील्ड में एक बढ़त मिलेगी और ये निश्चित रूप से गेम चेंजर भी साबित होगा। और वैसे भी अभी के समय की कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज के ऊपर इस रेल गन के अपने ही कुछ एडवांटेजेस हैं। बाकी इस रेल गन का जो डेवलपमेंट का कार्य है उसको एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में किया जा रहा है। और अभी तक जो इस रेल गन के अलग अलग ट्रायल्स कंडक्ट किए गए हैं तो उनमें 4 MJ, 6 MJ और 10 MJ कैपेसिटर पर आधारित रेलगन टेस्ट की गई हैं। जो 4 MJ कैपेसिटर वाली रेलगन थी तो उसमें 30 mm का बोर था, उसकी लेंथ थी 4 मीटर और उससे 120 ग्राम के प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया था 2030 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। वहीं 6 MJ वाले में 45 mm का बोर था, लेंथ थी 4 मीटर और इससे 250 ग्राम के प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया था और वो भी 2220 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। वहीं जो 10 MJ वाले ट्रायल्स हैं तो वो 2 बार हुए हैं जिसमें 45 mm के बोर था और लेंथ थी 4 मीटर और इसमें एक बार 500 ग्राम के प्रोजेक्टाइल मास को 2123 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और एक बार 1 किलोग्राम वाले प्रोजेक्टाइल मास को 1660 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फायर किया गया था। बाकी आपको बता दें कि जो रेल गन वेपन सिस्टम है तो ये प्रोजेक्टाइल को जिस हाइपर वेलोसिटी से फायर कर सकता है तो प्रोजेक्टाइल को इसी हाइपर वेलोसिटी से लॉन्च करने की इसकी कैपेबिलिटी इसे घातक बनाती है। लेकिन इस रेल गन के एडवांटेज होने के साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। हालांकि वो बात अलग है कि रिपोर्ट से ऐसा मालूम पड़ता है कि DRDO ने उनमें से कुछ डिसएडवांटेजेस को दूर करने का तरीका ढूंढ लिया है या उस पर वो काम कर रहे हैं। बाकी अगर आपको रेल गन के बारे में डिटेल में जानना है कि ये क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो इस पर हमने आज से करीब 4 साल पहले वीडियो बनाई थी। लेकिन आज भी वो वीडियो वर्थ इट है। आप चाहें तो उसके माध्यम से इस रेल गन वेपन सिस्टम के बारे में अच्छी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाए, सर्च करें रेल गन डिफेंस स्क्वाड, आपके सामने वीडियो आ जाएगी। द ट्रिब्यून की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक DRDO एक एडवांस लेजर थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम को विकसित कर रही है जो कि खास तौर पर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के लिए होगा, जो कि बैटलफील्ड में हमारे कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स के सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ाएगा। ये जो सिस्टम है ये सेंसर्स और अपनी प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ टैंक्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इस तरह के आर्मर्ड व्हीकल्स में रेट्रोफिट किया जाएगा, जिससे डिटेक्शन या फिर टारगेट एक्विजिशन के लिए दुश्मन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली लेजर्स को डिटेक्ट करने में मदद मिलेगी, ताकि हम उसके हिसाब से समय पर काउंटर मेजर्स ले सकें। इस परियोजना पर DRDO की इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है और इसके डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज को भी इन्वाइट किया गया है। बाकी DRDO सोर्सेज के मुताबिक थ्रेट को डिटेक्ट करने की इसकी जो रेंज होगी वो करीब 6 किलोमीटर तक होगी। इसमें 4 सेंसर्स होंगे जो कि व्हीकल के टैरेट पर अलग अलग प्लेसेस पर माउंट होंगे ताकि एक 360 डिग्री कवरेज मिल सके। और बाकी इसके जो कंट्रोल यूनिट्स और डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं वो व्हीकल के अंदर माउंट की जाएंगी और वो भी कमांडर के कंसोल के साथ। और इससे क्रू को ऑडियो एंड विजुअल वार्निंग के साथ ये भी जानने को मिलेगा कि थ्रेट किस तरह का है, ताकि उसके अनुसार ही काउंटर मेजर्स लिए जा सकें। और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि DRDO के इस नए डिफेंसिव सिस्टम की तरह हम भी आपको डिफेंस सेक्टर की लगभग 360 डिग्री कवरेज देने की पूरी कोशिश करते हैं। आज मंगलवार को पंजाब पुलिस द्वारा पाकिस्तान के ISI द्वारा समर्थित एक नार्को टेररिज्म मॉड्यूल को बस्ट किया गया है और इस दौरान इस मॉड्यूल के मेन ऑपरेटिव की गिरफ्तारी भी हुई है और इसके पास से आर्म्स और एक्सप्लोजिव्स भी रिकवर किए गए हैं। जिसे गिरफ्तार किया गया है उसकी पहचान योगराज सिंह के तौर पर हुई है, जो कि तरन तारण डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और इस मॉड्यूल को कनाडा बेस्ड लखबीर सिंह, पाकिस्तान बेस्ड हरविंदर सिंह और इटली बेस्ड हरप्रीत सिंह द्वारा जॉइंटली ऑपरेट किया जा रहा था। और पुलिस ऑफिशियल के मुताबिक इस पूरे ग्रुप को पाकिस्तान की ISI का पूरा समर्थन था। और इस दौरान पुलिस ने एक टिफिन बॉम्ब, 2 सोफिस्टिकेटेड A56 असॉल्ट राइफल्स, 2 मैगजीन और 30 लाइव कार्ट्रिजेस के साथ, इसके अलावा एक .30 बोर की पिस्टल, वो भी 6 लाइव कार्ट्रिजेस के साथ और 2 किलोग्राम हेरोइन भी रिकवर की गई है। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि अभी करीब 2 महीना पहले नोएडा में एक ऐसे एंटी नेशनल नेटवर्क को बस्ट किया गया था जो कि चाइना द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। तो अब इसी मामले पर उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने चार्जशीट फाइल करी है और जिसके मुताबिक जो फॉरेन नेशनल्स हैं वे नोएडा को ही एक बेस के तौर पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और इसमें जो रवि नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। तो पुलिस की चार्जशीट में भी बताया गया कि इस रवि द्वारा कुछ मेमोरी कार्ड्स और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स चाइना को सप्लाई किए गए थे। और इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने करीब 15 लोगों की गिरफ्तारी करी है, जिसमें 7 तो चाइना से हैं, 1 तिब्बत से और 7 भारत के ही हैं। और जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मेमोरी चिप्स चाइना को सप्लाई कर रहे थे, तो ये कुछ डिफेक्टिव मोबाइल फोन से निकाले गए थे और फिर इनसे डेटा को वापस से रिकवर करके इनका इस्तेमाल फ्रॉड करने, इंटरनेशनल एक्टिविटीज तो इन सभी में हो रहा था। और रवि के पास से पुलिस ने करीब 1000 मेमोरी कार्ड्स रिकवर किए। इसके अलावा अभी जिससे हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक एनकाउंटर स्टार्ट होने की रिपोर्ट सामने आई है और फिलहाल अभी इस पर डिटेल्स आनी बाकी हैं। आज इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस आने वाले एयरफोर्स डे को लेकर एक खास वीडियो पोस्ट करी है और इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें पहली बार
अस्त्र मार्क 2 मिसाइल भी सुखोई Su-30 MKI फाइटर से टेस्ट होते हुए दिखाई दी है। और आप इसे पब्लिक डोमेन में उपलब्ध अस्त्र मार्क 2 की पहली ऑफिशियल वीडियो भी कह सकते हैं, और जिससे ये बात भी क्लियर होती है कि अस्त्र मार्क 2 के ट्रायल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का जो MMRCA 2.0 प्रोग्राम है, जिसमें 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को लिया जाएगा, तो एयरफोर्स ऑफिशियल के मुताबिक ये प्रोग्राम टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को मजबूत करने की प्रोसेस में है और फिर उसके बाद इसी के आधार पर RFP भेजी जाएगी। और ऑफिशियल का ये भी कहना है कि एयरफोर्स की जितनी भी प्लान्ड प्रोक्यूरमेंट्स हैं, अगर वे सारी समय के अनुसार होती हैं, बिना किसी ग्लिच के, बिना किसी डिले के, तो इंडियन एयरफोर्स करीब 2035-36 तक जाकर 35 फाइटर स्क्वाड्रंस की स्ट्रेंथ को हासिल कर सकेगी। हालांकि इंडियन एयरफोर्स को एक्चुअल रिक्वायरमेंट है 42 फाइटर स्क्वाड्रंस की। और इस MMRCA प्रोग्राम में एयरफोर्स केवल 4.5 जनरेशन ही नहीं बल्कि 5th जनरेशन के फाइटर्स को भी कंसीडर कर सकती है। बाकी एक अपडेट ये भी है कि अभी हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री द्वारा गुजरात में आयोजित एक इवेंट के दौरान जो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की एक्सपर्टीज बताई गई थी कि जिस तरीके से भारत IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, तो उसी तरीके से हमारा जो पड़ोसी है वो भी IT में एक्सपर्ट है, लेकिन उसके लिए IT का मतलब है इंटरनेशनल टेररिज्म। तो अब जैसा कि हमेशा होता है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स पर हमारे पड़ोसी की तरफ से स्टेटमेंट भी आती है और वो हर बार एक ही चीज़ कहते हैं कि हम भारत के इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट करते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भारतीय विदेश मंत्री की स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। अब स्टेटमेंट को रिजेक्ट करने से होगा क्या, ये तो हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि इससे सच्चाई में कोई बदलाव आने वाला तो है नहीं। और इन सबके साथ पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कुछ और स्टेटमेंट्स भी दी हैं और आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो स्टेटमेंट्स किस किस तरह की होंगी। और हाँ, पाकिस्तान की जो रिजेक्ट करने वाले स्टेटमेंट्स हैं, आप इसको कड़ी निंदा का अनदर फॉर्म समझ सकते हैं। तो इससे पाकिस्तान की इस रिजेक्ट करने वाले स्टेटमेंट को हम भी रिजेक्ट करते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2001 में असम मणिपुर बॉर्डर पर इंसर्जेंट्स के खिलाफ अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर विजीत कुमार सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और मरणोपरांत इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1996 में पुंछ में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार जी गुरुस्वामी, नायक शंकर भागवत, लांस नायक गुरुदेव सिंह और लांस नायक डी वेणुगोपाल ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और जबकि आज इंडियन आर्मी की 4 कोर, जैसे हम गजराज कोर के नाम से भी जानते हैं, तो इसका आज रेजिंग डे भी है। बाकी आपके लिए आज का सवाल, ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्म फोर्सेस की किस सर्विस द्वारा इनिशिएट किया गया था? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।